ये लड़की तो मुझे वाकई तबाह करके छोड़ेगी। जब तक समीना और शारक खत्म नहीं हो जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, हाजी बोला। शीनपुरा वाले डेरे की तबाही का सुनकर शफकत भी उछल पड़ा। एक बात है हाजी जी, शफकत उसकी तरफ देखते हुए बोला। शारक को अफगानिस्तान भेजने के बाद उसकी माँ और बहन को इकबाल टाउन वाली कोठी से निकालने का फैसला किया था, तो मैंने उसी वक्त आपको मना किया था कि कोई ऐसा फैसला ना करें जिसके बाद पछताना पड़े, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और अब ये सब कुछ उसी का नतीजा है। वो दोनों पे दर पे हमें नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं और हम हैं कि अभी तक उनका कोई सुराग तक नहीं लगा सके। और मुझे क्या मालूम था कि वो हरामजादे बम्बों और गोलियों की बारिश से बच कर निकल आएंगे, हाजी गुर्राया। अगर वो दोनों समझते हैं कि मैं उनके सामने सर झुका दूंगा तो ये उनकी भूल है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। उन्हें तलाश करूंगा और अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। तुमने कहा था कि वो गुलबर्ग की किसी कोठी में छुपे हुए हैं, उस कोठी का पता चला कि नहीं? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, शफकत ने जवाब दिया। मैंने कई आदमियों और 10-12 औरतों को भी उस काम पर लगा रखा है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कोई सुराग मिल जाएगा। अगले हफ्ते मॉन्ट्रियल से पार्टी आने वाली है, वो लोग माल लेने के लिए आ रहे हैं। जहाज एक हफ्ता पहले ही कराची पहुंच गया था, जो बर्थ के इंतजार में गहरे समंदर में खड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें माल कहाँ से दिया जाएगा, हाजी ने कहा। वो चलने में खामोश रहा, फिर बोला। पीतरेती पार्टी का माल पहले इंडिया से जाता था, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें तोड़ा था और रेट भी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा थे। ये उनसे हमारी पहली डील होने वाली है। वो लोग हमें $10 लाख एडवांस भी दे चुके हैं और फिर डील मुकम्मल ना हो सकी तो बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी साख खत्म और बर्बाद हो जाएंगे हम। इसकी तो आप फिक्र ना करें जी, शफकत ने जवाब दिया। कुछ माल बंद रोड वाले मकान पर मौजूद है, मैं सुबह ही अजब को पेशावर फोन कर देता हूँ। वो फौरी तौर पर कुछ बंदोबस्त कर देगा, लेकिन सबसे पहले हमें शारक और समीना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपने सारे आदमी उनकी तलाश पर लगा दो, हाजी ने कहा, और बंद रोड वाले अड्डे पर पहरा लगा दो। अगर वहाँ कोई ऐसी बात हुई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, वो चंद लोगों को खामोश हुआ, फिर बोला। मेरे सिंहपुरा वाले आदमी ने इतला दी थी कि ताबू के बयान के मुताबिक शमीना के साथ जो आदमी था उसमें नूरे को महज इसलिए गोली मारकर हलाक किया था कि नूरा उसे जानता था। मुखबर ने भी इस शुबे का इजहार किया है कि वो हमारे अंदर ही का कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि इसी वजह से शारक से मिल गया है। मालूम करो वो कौन है। उस गद्दार का पता चल जाए तो शारक और समीना तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। कल इस पर काम शुरू कर देता हूँ, शफकत ने जवाब दिया। हाजी कुछ कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने लपक रिसीवर उठा लिया। उसका ख्याल था कि इंस्पेक्टर होगा, लेकिन ये उसका एक अपना ही आदमी था जो उसे डेरे में आतिशबाजी दी थी इतला दे रहा था। मुझे पता चल गया है, हाजी ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। फिर वो शफकत की तरफ देखते हुए बोला, चाय बनवा कर लाओ, मेरा तो दिमाग भी दुखने लगा है। शफकत कमरे से निकल गया और हाजी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सर को दोनों हाथों में थाम रखा था। उसके सर में धमाके हो रहे थे और खून खोल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शारिक और समीना कहाँ छुपे हुए हैं। लाहौर शहर में रहते हुए वो लापता, और मजे की बात तो ये है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं और उसके आदमी या पुलिस उनका सुराग नहीं लगा रही। 1 महीने के अंदर अंदर ये चौथा वाकया था। पहले समनबाद वाली कोठी जलाकर राख कर डाली गई थी, फिर उसके आदमियों से 3 करोड़ मालियत का सोना छीन लिया गया था और उसके बाद अहम आदमियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उन दोनों वाकयात में शारिक भी शरीक था। फिर शारिक में ये ड्रामा किया कि गुलबर्ग में अपनी ही कोठी को आग लगाकर रोपोश हो गया। उसने ये तासर देने की कोशिश की थी कि वो और समीना उस आग में जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन फिर टैक्सी के हादसे वाला वाकया पेश आया और ये इंकिशाफ हुआ कि उस हादसे में जख्मी होने वाला शारिक था, लेकिन वो हॉस्पिटल से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और पूरे शहर की पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी थी। हाजी ने मुल्तान रोड वाली हवेली से शारिक के माल पर कब्जा किया था और वह बहुत खुश था कि शारिक को नीचा दिखाने में कामयाब हो गया है। लेकिन तीसरे दिन समीना ने ना सिर्फ उस माल को उसकी कोठी में उड़ा दिया था और उसके बाद आज उसकी अरबों डॉलर मालियत की हीरोइन धुएं में उड़ा दी थी। समीना, हाजी दांत रगड़ कर रह गया। उसे कैसे पता चला कि बोगीवाल के कब्रिस्तान वाले तवीले में कोई तय खाना है और उस तय खाने में हीरोइन भरी हुई है और उसके साथ दूसरी लड़की कौन है और उन्हें उस अड्डे के बारे में मालूमात फराहम करने वाला कौन है। हाजी के पुलिस वाले मुखबर ने बताया था कि समीना के साथ उस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला हाजी ही के गिरोह का कोई आदमी हो सकता है। इस बात की तस्दीक इस तरह भी होती थी कि उसने नूरे को महज इसलिए गोली मारी थी कि वो उसे जानता था और उसे ये डर पैदा हो गया था कि अगर नूरे को जिंदा छोड़ दिया गया तो वो उसे शनाख्त कर लेगा। इसका मतलब था कि वो कोई गिरोह ही का आदमी था। हाजी को अब दूसरे ठिकानों की फिक्र थी जिनमें अरबों डॉलर का माल भरा हुआ था। उस माल में असला भी था और हीरोइन भी। सबसे ज्यादा माल बंद रोड वाले अड्डे पर था जहां 2 आदमी 24 घंटे मौजूद रहते थे। और हाजी ने शख्स को हदायत कर दी थी कि उस अड्डे की हिफाजत करके मजीद आदमी भेज दिए जाए और जो कोई अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए और खूबसूरत लड़कियों पर खास तौर पर निगाह रखी जाए
अगर कोई लड़की किसी भी बहाने अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पकड़ दिया जाए और हाजी को इतला कर दी जाए। हाजी ये सब कुछ सोच रहा था कि शफकत चाय लेकर आ गया। उसने एक कप हाजी को दे दिया और दूसरा खुद लेकर उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों चाय पीते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शारिक और समीना कहाँ छुपे होंगे और उनको इतलात फराम करने वाला कौन है। अपने गिरोह पर कोई आदमी नहीं हो सकता हाजी जी, शफकत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हमारा कोई भी आदमी गद्दारी का नहीं सोच सकता, ये यकीनन कोई बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी कौन हो सकता है जिसे हमारे अड्डों के बारे में इतनी मालूमात हासिल हो? 2-3 आदमी ऐसे हैं हाजी जी जो आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से कोई हो सकता है, शफकत ने जवाब दिया। बसलन कौन? हाजी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक तो ज़ुबैर है जी, शफकत ने जवाब दिया। ये इंग्लैंड वाले गैंग का नुमाइंदा है, वो हर वक्त आपके करीब रहता है। एक सौदे में आपने उसे कमीशन कम दिया था जिस पर वो नाराज भी हो गया था। हो सकता है उसे उन अड्डों के बारे में आपकी बातों से मालूमात हासिल हो रही हूँ और उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शारिक को उनके बारे में इतना दे दियो। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक से भी तो उसके ताल्लुकात रहे हैं। और उसके अलावा हाजी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान जिसे आपने मुअत्तल करवाया था, शफकत बोला। नहीं यार, हाजी ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम मिलाता फिरता है कि मैं सिफारिश करके उसे मुलाजमत पर बहाल कर दूं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके। और फिर शारिक से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। तुम शायद ये बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर उस्मान पूरी सर्विस से मुअत्तल हो चुका है और वो इस कोशिश में है कि उसकी सर्विस बहाल हो सके। अगर उसे शारिक और समीना के बारे में कुछ मालूम होता तो वह पहली फुर्सत में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, जिससे न सिर्फ फौरी तौर पर उसकी सर्विस बहाल हो जाती बल्कि उसे तरक्की भी मिलती और इनाम अलग। वो मेरे खिलाफ शारिक से मुखबिरी क्यों करता? इस तरह उसे क्या फायदा होता? हाँ, आप कहते तो ठीक ही हैं जी, शफकत ने कहा। वैसे मजीदे का भी आजकल आपके यहाँ आना जाना है, हो सकता है उसे आपसे कुछ बातें मालूम हो गई हूँ जिन्हें वो शारिक तक पहुंचा रहा हो। नहीं शफकत, हाजी ने मजीदे वाले इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ मजीदे का इम्कान बल्कि उसके और भी बहुत से आदमी शारिक के हाथों मारे जा चुके हैं। वो शारिक को देखते हुए गोली तो मार सकता है लेकिन उससे दोस्ती नहीं करेगा। वैसे भी मजीदा एक बहुत छोटा आदमी है, वो इसे दुश्मनी मोल देना पसंद नहीं करेगा। फिर भी इन लोगों पर निगाह रखनी चाहिए, शफकत ने मशवरा दिया। हाँ, अपने इत्मीनान के लिए ऐसा किया जा सकता है, हाजी बोला। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। हाजी ने पहले घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैं नमूद चीमा बोल रहा हूँ हाजी साहब। दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में कहा गया, मुझे अभी इतला मिली है कि मुझे भी इतला मिल चुकी है। हाजी ने उसकी बात काट दी। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। तब वो पुलिस की तहवील में है और उसने पुलिस को बता दिया कि वो डेरा मेरा है। अगर बात मंजर आम पर आ गई तो मेरे खिलाफ मजीद हंगामा खड़ा होगा। तुम उस इलाके के एसपी से बात करके ताफू को वहां से निकाल लो। ये ताफू कौन है हाजी साहब? दूसरी तरफ से पूछा गया। डेरे पर रहता था, मेरा कारिंदा है, हाजी ने जवाब दिया। मैं भी एसपी से बात करता हूँ, फिर आपको इतला दूंगा, महमूद ने कहा। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, हाजी ने कहकर रिसीवर रख दिया। महमूद असम्बली का मेंबर था, उसे असम्बली तक पहुंचाने में हाजी का ये हाथ था। हाजी ने पहले उसे इलाके में मुतारफ कराया। उसके हाथों इलाके के लोगों के बहुत से मसाइल हल करवाए थे जिन पर हाजी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। उस वक्त दूसरे सियासी लीडर भी मैदान में मौजूद थे। 2-3 तो ऐसे थे जिन्होंने सियासत को अपनी मेरास बना लिया था। वो लोग भी असम्बलियों में थे। लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते तो उन्हें टाल दिया जाता। उन सियासतदानों को सिर्फ अपना जाती मफाद हज़ीर था और उस करीब वो हुकूमत के आला ओहदेदारों से जोड़ तोड़ करते ही रहते थे। लेकिन आवाम के उन नुमाइंदों को आवाम और उनके मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में महमूद सामने आया। वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के मसाइल हल कर रहा था। इलाके में जगह जगह लगे हुए गंदगी के ढेर उसने साफ करवाए। कुछ गलियों में ईंटों के फर्श लगा दिए। बहुत से इलाकों में पीने के पानी का मसला हल करवाया। लोग ये नहीं जानते थे कि इन सारे कामों के पीछे हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर का हाथ है। वो तो सिर्फ महमूद को जानते थे जो पैसा खर्च करके उनके मसाइल हल कर रहा था। वो जवान आदमी था और उसमें काम का जज्बा भी था। और जब महमूद इलेक्शन में खड़ा हुआ तो लोगों की अक्सरियत ने उसे वोट दिए। महमूद की इलेक्शन की मुहिम पर भी हाजी ने रुपया पानी की तरह बहाया। वोट खरीदने के लिए घर घर जाकर नोट बांटे गए। और जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया तो महमूद खुशी से नाच उठा था। उसका हरीफ उस इलाके का पुराना और भाग सियासतदान था। क्या में पाकिस्तान के बाद से अब तक असम्बली में ये सीट उसी के खानदान में चली आ रही थी। वो या उस खानदान की बोरू सी सीट बन गई थी और अब पहली मर्तबा उस खानदान को शिकस्त हुई थी और यह सीट उड़ते हाथों से निकल गई थी। लोग महमूद को अपना हमदर्द गमगुसार समझते थे, लेकिन बहुत जल्दी यह बात सामने आ गई कि महमूद भी खिदमत का जज्बा लेकर नहीं आया था। उसने लाखों रुपए बिला वजह खर्च नहीं दिए थे। वो भी एक के शो बनाने के चक्कर में था और सबसे बढ़कर वो हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर को तहफ्फुज़ फराहम कर रहा था।
अखबारात जब भी हाजी के खिलाफ कुछ लिखते, असम्बली में जब भी हाजी अब्दुल्ला की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज उठती, महमूद और उस जैसे जरखरीद नुमाइंदे हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते और बात को असम्बली की दीवारों के अंदर ही खत्म कर दिया जाता। इस तरह हाजी को बड़े अफसरों से लेकर वजीरों पर भी गिरफ्त हासिल थी। जो लोग उसके नमकवार थे वो उसके गैर कानूनी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले आवाम पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। 5 बजे के करीब महमूद की कॉल आ गई। हाँ, क्या हुआ? हाजी ने उसकी आवाज सुनते ही पूछा। टापू को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है हाजी साहब, बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। पुलिस और हुकूमत के आला तरीन अफसरान इस वक्त भी वहां कैंप लगाए हुए हैं और सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। महमूद ने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? हाजी दाड़ा, हराम खोर हो तुम सब। मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके तुम लोगों को असम्बलियों तक पहुंचाया है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? एक मामूली सा काम नहीं कर सकते? ये पुलिस के इंस्पेक्टर की सतह का काम था। क्या तुम्हारे पास इतने इख्तियारात भी नहीं कि एक आदमी को पुलिस की तहवील से ही निकाल सको? बात बहुत ऊपर तक पहुंची थी हाजी साहब, महमूद ने जवाब दिया। हीरोइन के जहरीले धुएं से मुतासर होने वाले 20 लोगों को मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत के तमाम बड़े बड़े अफसरान वहां मौजूद है और टापू के बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि वो डेरा आपका था और वहाँ हीरोइन आपने जमा कर रखी थी। आग तो मैंने नहीं लगाई थी, हाजी चीखा। असल मुजरिम को तलाश करने की बजाय वजह निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि वो गोदाम आपका था, महमूद ने जवाब दिया। हमने कदम कदम पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, असम्बली में आपके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। आपके खिलाफ हुकूमत के पास इतने सबूत जमा हो चुके हैं कि अब हमारे लिए आपका दिफा करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो हाजी दाड़ा? तुम्हारी ये जुर्रत बुद्धि इस तरह का जवाब दे सको? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। अगर मैं चाहूं तो चंद रोज में तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूं। वो खामोश हो गया। उसे अचानक ये एहसास हुआ था कि दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो चुकी है। उसने रिसीवर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। शफकत खामोश बैठा हाजी की तरफ देख रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि महमूद से कोई ऐसी बात हुई है जिससे हाजी बिफर गया था। इस मौके पर उसने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उठकर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक एक को कच्चा चबा जाए। उसके अपने उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहे थे। महमूद को उसने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था और अब वही उसके सामने अपनी बेबसी जाहिर करके उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। तकरीबन 6 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी दोबारा बजी। हाजी ने लपक कर रिसीवर उठाया। अब क्या है? वो दाड़ा। लगता है बहुत गुस्से में हुआ जी साहब। दूसरी तरफ से एक निजवानी आवाज सुनाई दी। तो न तुम? हाजी चौंक गया। समीना। दूसरी तरफ से पुरसुकून लहजे में कहा गया। मेरा तो ख्याल था कि इस वक्त तक तुम फादर खाने में पहुंच चुके होगे, लेकिन लगता है बड़े मजबूत असाब के मालिक हो। कोई बात नहीं, एक आध कार्रवाई और सही, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी ने दांत रगड़ते हुए कहा। तुम मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें कुत्तों से निचवा दूंगा, तुम्हारी बोटियां चीला और गित्तों को खिला दूंगा। तुम बस थोड़ी सी कसर रह रही है तुम्हारे पागल होने में। दूसरी तरफ से कहा गया और हाजी को समीना के कह के की आवाज बेस सुनाई दी। फिक्र बात करो, बस चंद रोज की बात है। तुम या तो पागल खाने में नजर आओगे या सड़कों पर। बंद करो ये बकवास। हाजी धाड़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये सुनाने के लिए फोन किया है कि अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम हमारा सुराग नहीं लगा सके और हम तुम्हारे दूसरे अड्डों की तलाश में हैं, जिनका सुराग हम जल्दी लगा लेंगे। और उसके बाद तुम्हारी बारी आई थी। तुम तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे उस ठिकाने का इल्म जहां तक तुम बैठ रहे हो, तुम्हारे बाल बहुत ही करीबी आदमियों को भी नहीं, लेकिन हमें तुम्हारी तमाम नकलो हरकत का इल्म है। इसका यकीन तुम इस बात से नहीं कर सकते हो कि मैं इसे तुमसे फोन पर माफ कर रही हूँ। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हाजी चीखा। इसकी फिलहाल मैं जरूरत भी नहीं समझती, समीना ने जवाब दिया। और जब हम तुम्हारी गर्दन पर हाथ डालना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकेगी। फिलहाल खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। हाजी ने भी रिसीवर पटक दिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर चीख कर शफकत को पुकारने लगा। शफकत के दरवाजे जाग रहे थे, लेकिन शफकत सो गया था। उसकी बीवी ने उसे झुंझोड़ कर जगाया। वो आंखें मलता हुआ हाजी के कमरे में पहुंच गया। क्या हुआ हाजी जी? उसकी आवाज में नींद का खुमार था। समीना था, फोन आया था। हाजी हो रहा है। समीना था? शफकत उछल पड़ा। समीना का नाम सुनकर उसकी नींद काफूर हो गई और दिमाग में धमाके होने लगे। हाँ, समीना का। हाजी बाड़ा। उसने धमकी दी है कि वो लोग जब चाहें मुझे भी खत्म कर सकते हैं। उसे ये भी मालूम है कि मैं इस सब यहाँ छुपा हुआ हूँ। यहाँ फूर करने का मतलब है कि वो सब कुछ जानती है। ये मालूम करो कि यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में किस किस को इल्म है। उनमें से जिस पर गद्दारी का शुबा हो उसे गोली से उड़ा दो। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शफकत कुछ कहे बगैर हाजी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया।
उसकी बीवी फौरन ही उसके पीछे पहुंच गई। क्या हुआ? ये क्यों चीख रहा